नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में मैं आपसे लाइव आया था। 11th क्लास के लिए जो फर्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया था, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम उसको विद्यार्थियों आगे बढ़ाएंगे और इसका एक पार्ट 2 मैं आज आपको दे रहा हूं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। पहला टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। किस प्रकार विभिन्न परमाणु, अणु, पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का संयोग करते हैं। इन क्रियाओं में, इन परिवर्तनों में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में किन किन नियमों का उपयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं रासायनिक संयोग के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें पहला नियम है बेटो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि नाम से ही आपको ये लग रहा है कि इस नियम में रासायनिक परिवर्तन जो भी होगा या भौतिक परिवर्तन जो भी होगा, उसमें क्रिया से पूर्व जो क्रियाकारक होंगे उनका कुल द्रव्यमान, जो उत्पाद बनेंगे उनके कुल द्रव्यमान के समान होगा, यानी उसकी कोई क्षति नहीं होगी। जैसे आप एक उदाहरण लें, मान लीजिए कार्बन है। कार्बन का संयोग आपने कराया ऑक्सीजन से और बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर हम इस नियम के आधार पर इनके द्रव्यमानों का संरक्षण देखें तो कार्बन का जो है 12 ग्राम, क्योंकि इसका एक मोल है, अभी मोल हम बाद में लेंगे लेकिन आप समझ लीजिए इसका 12 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो अणु भार हो गया 32 ग्राम। तो इसका 12 ग्राम इसके 32 ग्राम से मिला तो कुल क्रियाकारकों का द्रव्यमान कितना हुआ? 44 ग्राम। अब उत्पाद का देखिए, यहां एक कार्बन बना तो इसका 12 और वही 2 ऑक्सीजन तो 32, यानी यहां भी कुल द्रव्यमान कितना हुआ? 44 ग्राम। यानी इस अभिक्रिया में और जितनी भी अभिक्रियाएं होती है सभी में द्रव्यमान का संरक्षण होता है। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। लेवोजिये ने यह नियम दिया था। इस नियम का कोई अपवाद भी नहीं है। अब दूसरा नियम लीजिए, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम ये क्या है बेटा? जैसे नाम से ही है, फिक्स्ड रेशियो, यानी केमिस्ट्री में जितने भी पदार्थ हैं उन सब में निश्चित तत्व, निश्चित द्रव्यमान, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं सदैव। इन ऑल द सब्सटेंसेज ऑफ केमिस्ट्री, ऑल केमिकल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ सेम एंड फिक्स्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या स्थिर अनुपात का नियम। जैसे मान लीजिए उदाहरण लें, जैसे जल का उदाहरण लें। जल में सदैव 2 तत्व होंगे, चाहे वो जल कहीं का भी हो, वो जल का नमूना कहीं से भी लिया गया हो, चाहे समुद्र से हो, नदियों से हो, फ्रेश वाटर हो, कोई सा भी वाटर हो, वो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव ये 2 तत्व ही संयोग करेंगे और वो भी एक निश्चित अनुपात में करेंगे। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी? 2 ग्राम अगर भार के रूप में लें, और इसकी मात्रा कितनी? 16 ग्राम। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो H2 का अणु भार 2 हो गया, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16। यानी ये हमेशा भार के रूप में 1:8 में संयोग करेंगे जल में। तो ये प्रपोर्शन, ये अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम।
ऐसे अनेक उदाहरण और भी ले सकते हो, CO2 में ले सकते हो, NH3 में ले सकते हो, किसी में भी ले लीजिए। चलिए, तीसरा है बेटो गुणित अनुपात का नियम। यह नियम जो दूसरा नियम था वो प्राउस्ट ने दिया था। ये जो आपका स्थिर अनुपात वाला नियम, ये भी कई बार पूछ लेता है, जनरली नहीं पूछता लेकिन फिर भी पूछ सकता है। तो प्राउस्ट ने ये नियम दिया था। तीसरा नियम जो था वो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यह नियम क्या है? यह थोड़ा सा आगे बढ़कर है। इस नियम में क्या होता है बेटो कि एक तत्व का अनुपात या एक तत्व की मात्रा तो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, और जब उस तत्व की निश्चित मात्रा से दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं संयोग करती हैं, तो वे जिस अनुपात में जो बने हुए पदार्थों में पाई जाती हैं, उन पदार्थों में उस भिन्न भिन्न तत्व वाले पदार्थ जो है उसका अनुपात सरल अनुपात होता है या वो सरल गुणक होता है। जैसे उदाहरण द्वारा समझिए, जैसे कार्बन है, कार्बन का एक परमाणु मान लीजिए ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो क्या बनता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर मान लीजिए O2 से संयोग किया तो क्या बनता है? CO2। यानी इसकी मात्रा मान लीजिए 12 ग्राम। ये कितने ग्राम संयोग कर रहा है? 16 ग्राम से। ये कितने ग्राम संयोग कर रहा है? 32 ग्राम से। तो जब कोई तत्व किसी तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है, तो बने हुए पदार्थों में उस तत्व की जो मात्रा है वो आपस में सरल गुणक होती है। यानी इसमें ऑक्सीजन कितना हुआ बेटो? 16 ग्राम, और इसमें ऑक्सीजन कितना हुआ? 32 ग्राम। तो ये आपस में क्या होंगे? सरल गुणक होंगे, मल्टीपल, सरल मल्टीपल होंगे, सिंपल मल्टीपल होंगे, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये नियम जो है ये गुणित अनुपात का नियम होता है। एक नियम और है, हालांकि वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। और ये नियम जो था गुणित अनुपात का नियम, जॉन डाल्टन ने दिया था। चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये भी रासायनिक संयोग का चौथा नियम है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी इसको आप देखिए कि जब मान लीजिए कोई एक तत्व दो भिन्न भिन्न तत्वों से, देखिए गुणित अनुपात में तो एक तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करता था, वो दूसरे तत्व भिन्न भिन्न नहीं होते थे, उनकी मात्राएं अलग अलग होती थी। लेकिन यहां तत्व ही अलग होगा। एक बार कार्बन रिएक्ट कर रहा है किससे? मान लीजिए ऑक्सीजन से, और बना रहा है CO2, और एक मान लीजिए सल्फर से रिएक्ट कर रहा है या CH2 बना रहा है। तो अब आप देख रहे हैं, अब ये देखिए नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है कि जब एक तत्व की निश्चित मात्रा, इसकी तो निश्चित मात्रा हो गई 12 ग्राम, दूसरे भिन्न भिन्न तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करता है, तो बने हुए यौगिकों में उन भिन्न भिन्न तत्वों की मात्राओं का अनुपात सिंपल रेशो होता है, सरल अनुपात होता है। यानी यहां ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है कार्बन के 12 ग्राम से, ऑक्सीजन के कितने ग्राम हो गए? 32 ग्राम। और सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32, तो इसके 64 ग्राम। तो तत्व भी भिन्न भिन्न है, इनकी मात्राएं भी भिन्न भिन्न है, और ये जब संयोग करके
भिन्न भिन्न यौगिक बना रही हैं, तो इन यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात होगा, बाहर का जो अनुपात होगा, वो सिंपल रेशियो होगा। यानी ऑक्सीजन और सल्फर का जो अनुपात है CO2 और CS2 में कितना है, इसमें 32:64, यानी इन दोनों का अनुपात सरल अनुपात होता है। ये है लॉ ऑफ डिराइव्ड प्रपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये समझ गए होंगे आप। तो ये चारों नियम। इसके बाद गैलुसाक का नियम। ये कहता है कि जब भिन्न भिन्न गैसें, गैलुसाक कहता है कि जब भिन्न भिन्न गैसें भिन्न भिन्न आयतनात्मक अनुपातों में संयोग कर उत्पाद बनाती हैं, तो उनके जो आयतनों के अनुपात होते हैं उस मिश्रण में, वो सरल अनुपात में होते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, उसने हाइड्रोजन गैस से क्रिया की और बनी अमोनिया, NH3 गैस। इसको बैलेंस करेंगे तो यहां 3H2 आ जाएगा, यहां 2NH3 आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि जब ये ऐसा होता है, इन गैसों के समान आयतन जब मिलकर कोई क्रिया होती है, तो इसका एक आयतन, इसके आयतन का रेशो 1, इसके आयतन का रेशो 3 और इसके आयतन का रेशो 2। तो मिश्रण में इनके आयतनों के जो अनुपात होते हैं वो सरल अनुपात होते हैं। तापमान और दाब की दी गई परिस्थितियों में, यह आपका गैलुसाक का नियम होता है। अब चलिए आवागाद्रो का नियम, लास्ट ये नियम है आवागाद्रो का नियम। यह नियम क्या कहता है कि सामान्य ताप और दाब पर, या कि ये मानक ताप और दाब पर किसी पदार्थ के समान आयतन में या किसी गैस के समान आयतन में, जैसे गैस मान लीजिए एक ही गैस है या अलग अलग गैसें हैं, ऐसा भी हो सकता है गैसें अलग अलग हो, उन सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। वापस सुनिए, दिए गए तापमान और दाब STP, मानक ताप और दाब पर जितनी भी गैसें ली जाएगी, उन सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कहलाता है आवागाद्रो का नियम। मतलब अगर आयतन निश्चित है तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी, यानी वो समान स्थान को घेरेंगे। यह आवागाद्रो का नियम था। इसके अनुसार STP पर एक मोल, अब मोल हम पढ़ेंगे, एक मोल गैस, चाहे वो गैस कोई सी भी हो, उसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है? आवागाद्रो संख्या के बराबर। और आवागाद्रो संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी इतने अणु किसी भी गैस के एक मोल में पाए जाते हैं। यह आवागाद्रो का नियम है और यह आवागाद्रो संख्या है। इस प्रकार ये 6 नियम हो गए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और व्युत्पन्न अनुपात का नियम
और फिर दो हमने पढ़े, एक तो गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम और एक ये अवोगाद्रो का नियम। ये 6 नियम मिलाकर जो गैसों के रासायनिक संयोग के नियम है वो बनाते हैं और इसी के आधार पर विभिन्न परमाणु अणु आपस में संयोग कर अनेक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जो रासायनिक संयोग के नियम थे वो समाप्त हो। अब इसके बाद परमाणु संकल्पना। और इसमें डाल्टन्स थ्योरी। ये पोर्शन हमारा हो गया डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन ने सर्वप्रथम बेटो परमाणु के बारे में विस्तृत विवेचना की। इसने कुछ बिंदु बताए। ऐसे प्रथम बिंदु इसने ये कहा कि जितने भी पदार्थ हैं वो सभी ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे कणों को, अविभाज्य कणों को इसने परमाणु नाम दिया। तो पहली चीज इसने ये बताई। दूसरी चीज इसने ये बताई कि एक ही तत्व अगर होगा उसके सभी परमाणु जो होंगे वो हर प्रकार से एक दूसरे के समान होंगे, उनमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाएगी। अगर वो तत्व जैसे मान लीजिए सोडियम है, अब सोडियम के जितने भी सोडियम परमाणु होंगे वो सब हर चीज में समान होंगे, आकृति में, आकार में, आयतन में, द्रव्यमान में, भौतिक और रासायनिक रूप से सब तरह से वो समान होंगे। लेकिन तीसरी बात यह कही कि अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं तो उनके परमाणु भी भिन्न भिन्न होंगे, यानी उनका द्रव्यमान भी अलग होगा, उनका आकार भी अलग होगा, उनकी आकृति भी अलग होगी, उनका आयतन भी अलग होगा। ये सब चीजें उनमें सब में अलग अलग होगी। चौथी चीज डाल्टन ने यह बताई कि सब परमाणु ही एक वह छोटी से छोटी इकाई है पदार्थ की जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, यानी यही वह इकाई है जो रासायनिक रूप से या रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करती है। चाहे अणु हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, कोई सी भी इकाई हो, उन सब में यही एक ऐसी इकाई है जो कि रासायनिक क्रिया संपन्न करती है। पांचवी चीज इसने बताई कि परमाणु जो है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह ऐसी इकाई है, ना तो कोई नया परमाणु उत्पन्न हो सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। यह थी डाल्टन की परमाणु सिद्धांत, या डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी परमाणुओं के लिए, उसके बारे में जो बातें डाल्टन ने बताई वो ये थी। लेकिन अब डाल्टन की जो ये परमाणु सिद्धांत था इसमें कई सारी बेटों कमियां रह गई। जैसे इसने ये बताया कि साहब ये जो परमाणु है वो अविभाज्य है, लेकिन आगे चल के मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी आई, थॉमसन ने, चैडविक ने, इन सब ने जब खोजें हुई तो उसके बाद पता चला कि परमाणु के अंदर तो बहुत छोटी छोटी इकाइयां हैं, उप परमाणुीय कण हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, मेसोन है, बोसोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। इतने सारे कण और अनेक कण परमाणु के अंदर हैं। तो फिर ये अविभाज्य कैसे, सबसे छोटी से छोटी इकाई कैसे हुई जब इसके अंदर छोटे कण हैं, मौजूद हैं? फिर ये छोटे से छोटी अविभाज्य इकाई कैसे हुई? तो ये बात जो है वो डाल्टन समझा नहीं पाया। इसी प्रकार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन आगे चल के ये मालूम चला कि साहब एक ही तत्व में
ऐसे परमाणु भी हैं जो भिन्नता रखते हैं, जैसे क्लोरीन है। अब क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, आइसोटॉप्स हैं। एक का द्रव्यमान है 35 और दूसरे क्लोरीन का द्रव्यमान है 37। अब इनके दो एक ही परमाणु, एक ही है, समान ही है, लेकिन दोनों के द्रव्यमान या परमाणु भार अलग अलग है, तो ये आइसोटॉप कहलाते हैं। तो फिर इनके बारे में डाल्टन ने नहीं बताया। ऐसे ही भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, डाल्टन ने ये कहा, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है। जैसे आप देखते हैं ये आइसोबार्स, जैसे आप लीजिए आर्गन और कैल्शियम, दोनों का जो परमाणु भार है वो 40, जबकि दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, अलग अलग तत्व हैं। फिर इनका परमाणु भार समान कैसे हुआ, इनका द्रव्यमान समान कैसे हुआ? तो ये समानता रखते हैं। तो ये बातें डाल्टन के बाद जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, जब परमाणु की गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, इन सब ने स्टडी की, रदरफोर्ड ने, इन सब ने स्टडी की, इसके बाद जो रिजल्ट निकले और उसको मॉडिफाइड किया गया, तो उसमें इन चीजों को दिया गया कि सब ये चीजें कई पालन होते हैं और ये कई तत्व इनका पालन नहीं करते। तो फिर उसमें सुधार किया गया। फिर इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली, हां यह बात तो सही है कि ये जो परमाणु हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अधिकतर परमाणु केवल अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सभी परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, वो अणुओं के रूप में या यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। तो फिर रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेंगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, स्वतंत्र रूप से नहीं लेते, वो अणु में उपस्थित होते हुए ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया। फिर आगे हम चलें तो अब परमाणुकता देखिए आप। एटॉमिसिटी, ये एटॉमिसिटी क्या है बेटो? एक ही तत्व के अणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है, एक ही तत्व के अणु में जो परमाणुओं की संख्या है वह उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे एक ही तत्व है ऑक्सीजन, इसका अणु है O2, इसमें O के कितने परमाणु है? 2, तो यह द्विपरमाणुक अणु कहलाएगा। O3 है, एक ही तत्व है, यह त्रिपरमाणुक अणु कहलाएगा। तो किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम उसकी परमाणुकता कहते हैं। यह परमाणुकता होती है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट उस पे आइए आप, जिसका नाम है परमाणु भार, एटॉमिक वेट एवं अणु भार। परमाणु भार एवं अणु भार। तो देखो बेटो, किसी भी तत्व का जो परमाणु है उसका जो परमाणु भार है उसको हम तुलनात्मक रूप से ही ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक फिक्स्ड समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है जो कि है 6C12। यह कार्बन का कार्बन 12 समस्थानिक जिसको कहते हैं। वैसे अन्य तत्व भी है, ऑक्सीजन 16 समस्थानिक का भी परमाणु भार को परिभाषित करने के लिए या ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन सामान्यतः हम कार्बन का प्रयोग करते हैं। तो परमाणु भार क्या है? किसी तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12 से जितना गुना भारी है वह उसका परमाणु भार कहलाता है। कोई तत्व कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी है वह उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। यानी परमाणु भार बराबर
एटॉमिक वेट इज इक्वल टू किसी तत्व के एक परमाणु का भार बटा 1/12 गुना कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार। यह कहलाता है परमाणु भार, और इसको आजकल हम U से प्रदर्शित कर देते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम U से प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का यह है परमाणु भार 23, तो 23 U। अब कुछ तत्वों के परमाणु भार समान भी होते हैं, चाहे वो अलग अलग है समान भी हो जाते हैं, तो ये आपका परमाणु भार है। अब अणुभार हम क्या लें, कैसे क्या करें, तो अणुभार में क्या होता है बेटो कि अणुभार तो बिल्कुल सिंपल है। किसी तत्व में किसी परमाणु अणु में जितने भी परमाणु हैं उन सबके परमाणु भारों का योग कर दें तो वो अणुभार कहलाता है। जैसे CO2, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, ये इनकी संख्या है 1, इसकी संख्या है 2। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे। इसके 2 परमाणु हैं तो इसका होता है 16, ऑक्सीजन का 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 12 और इसका आ गया 32। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो CO2 का अणुभार आ गया 44। तो अणुभार तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योग, समस्त परमाणुओं के परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाता है। इस प्रकार हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटो हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं वह है मोल अवधारणा। मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट जो है ये क्या है, मोल कंसेप्ट का बेसिक यूज क्या है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर लेसन में 12th में भी और कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसको अगर हम परिभाषित करें तो कार्बन किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ का वह भार जिसमें उतने कण हों जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में पाए जाते हैं, मोल कहलाता है। किसी पदार्थ का वह भार, तो किसी पदार्थ का वह भार जिसमें उतने कण हो जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में पाए जाते हैं वो मोल कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब बेटो इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस मोल को हम 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, एक तो द्रव्यमान, एक आयतन और एक संख्या। द्रव्यमान के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो किसी भी अगर मान लीजिए परमाणु है, किसी भी प्रकार की इकाई का 1 मोल का क्या अभिप्राय है। अगर वो परमाणु है तो परमाणु भार ग्राम में, जैसे मान लीजिए कार्बन परमाणु है। अब कार्बन परमाणु का 1 मोल, इसका क्या मायने है, इसका परमाणु भार 12 होता है, यानी इसका 1 मोल 12 ग्राम के बराबर होगा। नाइट्रोजन का 1 मोल 14 ग्राम के बराबर होगा। ये आप समझ गए होंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए अणु है, उसका 1 मोल कितना होगा, तो उसका 1 मोल उसके अणुभार
ग्राम्य के बराबर होगा। ऐसे मान लीजिए O2 लें, अब O2 का 1 मोल लें, इसका क्या मीनिंग है? 32 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का है, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम का, तो अणुभार इसका 32 है, वही ग्राम में 1 मोल कहलाएगा। फिर इसके बाद मान लीजिए कोई यौगिक हो, तो उस यौगिक का भार ग्राम में, आयन हो तो आयन का भार ग्राम में, यही 1 मोल कहलाएगा। अब आयतन पर आयतन पर यह मापा गया कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल का आयतन एसटीपी 273 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब, इस पर किसी भी पदार्थ के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। यह आयतन 1 मोल। अब 1 मोल हम किसी का भी ले सकते हैं, ऐसे O2 का लीजिए 1 मोल तो वही आयतन होगा, N2 का लीजिए 1 मोल तो वही आयतन होगा। यह इनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। भार तो प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन आयतन प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। समान मोल समान आयतन। अब संख्या, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या बोल रहा हूं। अगर पदार्थ परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी, अगर पदार्थ अणु है तो अणुओं की संख्या हो जाएगी। ये समझ गए होंगे आप? तो मान लीजिए जैसे 1 मोल लिया ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, इसमें कितने परमाणु होंगे? तो आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आवागाद्रो संख्या के बराबर। मानक ताप दाब पर किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है 6.022 गुणा 10⁻23। अगर ये अणु है तो अणुओं की संख्या इतनी होगी। अगर मान लीजिए आपसे पूछे 1 मोल O2 तो इतने ही अणु होंगे। परमाणु पूछेगा तो परमाणु संख्या हो जाएगी, अणु पूछेगा तो अणुओं की संख्या हो जाएगी। तो ये इस प्रकार आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर इन तीनों में अंतर संबंध के आधार पर अपन अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चन देखेंगे कि मोल कंसेप्ट पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और फिर इसके आगे हम इस लेसन को बढ़ाएंगे। प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती और अणुसूत्र, और जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है इसमें नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इसको करके हम आधिक्य और सीमा कारक का लास्ट में पढ़कर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही बेटों। यद्यपि मैं जानता हूं कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और हम सबको इसका सामना करना है, लेकिन सामना हमको, चूंकि हमारा मूल उद्देश्य मेरा अध्यापन है, आपका अध्ययन करना है, मैं अपना पूरा इसमें मेहनत करके आपको अधिक से अधिक देने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपको भी अपना अधिक से अधिक मेरे को देना है, अध्ययन को देना है, अपनी स्टडी को देना है और अपने रिजल्ट को बेस्ट बनाना है। इसके अलावा मैं आपसे यह भी अपेक्षा करता हूं कि हमारे जो विद्यार्थी जो टच में हमारे नहीं है, जो विद्यालय नहीं आ सकते, दूर है, उन तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और इसके लिए आपको तो इसको पूरा देखना ही है, पूरा समझना है। आपको तो समझ में आ भी जाएगा। अगले टॉपिक में हम न्यूमेरिकल्स भी काफी करेंगे, लेकिन आपको यह समझकर इसको सब्सक्राइब भी करना है, और सब्सक्राइब करके फिर इसको आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि मैं जितने भी हमारे दूरगामी बच्चे बैठे हुए हैं
उन तक ये वीडियो आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। यह वीडियो आपको तो लाभप्रद होगा ही, आपका परिणाम उन्नत करेगा ही, और आपको एक इंटरेस्टिंग पढ़ाई के लिए भी तैयार करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे एट होम। शुभ रात्रि। थैंक यू।